नमस्कार, डे 100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं सोशल वर्क, जो कि खुर्शीद जी सोशल वर्क का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं और इनकी पीड़ा गरीब मजदूर लोगों के लिए रहती है। आइए हम जानते हैं जिस तरीके से एक ऑर्डर हुए हैं बस्तियों को लेकर, अब जनता जो है अपनी सहमी हुई है, डरी हुई है और उनका ये है कि अब हम जाएंगे कहाँ अगर मकान टूट गए, घर टूट गए, बस्तियाँ टूट गई। अब हम जानते हैं खुर्शीद जी से कि वो अपनी आवाज़ किस तरह से कहाँ से उठा सकते हैं। खुर्शीद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इकराम साहब, आपका जो आप समाज के लिए एक तरह से समर्पित हैं और समाज के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप इससे पहले भी बस्ती वालों के लिए आवाज़ उठा चुके हैं कि बस्तियों का नियमितीकरण होना चाहिए और जो बस्ती बसी हुई हैं जिनको ये मलिन बस्ती करके कोशिश कर रहे हैं कि 2041 तक देहरादून से सारी मलिन बस्ती हट जाएं, मगर उनके नियमितीकरण और उन लोगों को सेटल करने की जो आवाज़ हम लोग उठाते रहते हैं उसके लिए आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और उसमें कोशिश की है। मगर अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट को सब कुछ पता होने के बावजूद भी, और गवर्नमेंट का वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको वोट देते हैं, उसके बाद भी आज तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। अब ये एक नया आदेश जो आया है वो आया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। वहाँ पर कोई नारायण बागची जी ने पिटीशन डाली थी 2022 के अंदर, जिसका नंबर 417 है। उसके अंदर ऑर्डर हुए हैं और उस ऑर्डर के क्रम के अंदर जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं उनका मैंने इंटरव्यू सुना है। वो कह रहे हैं कि हमने उसके लिए एक यहाँ पर टीम बना दी है और वो टीम सर्वे कर करके ये देखेगी कि 11 मार्च 2016 के बाद से जो नदियों के अंदर अतिक्रमण हुआ है उसको चिन्हित करेगी और उसको बाकायदा उनको नोटिस दे करके और एक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगर उनकी जो है वो अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सकते तो उनको ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा उनको। असल बात यह है कि जो नारायण बागची जी गए वहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर गए थे तो उनकी पिटीशन के अंदर ये बात थी कि रिस्पना का जो सूखा बेड है, रिवर बेड है, उसके अंदर पर झुग्गियाँ बन गई हैं और उसके अंदर से एक तो जो डोमेस्टिक वेस्ट है और सीवेज है वो नदी के अंदर जाता है और वहाँ पर जो है डेयरी है तो डेयरी का वेस्ट जाता है और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एफुलेंट उसके अंदर जाता है नदी के अंदर, जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है, उसको रोका जाए। अब ये उनकी पिटीशन के अंदर तो सिर्फ इतनी बात थी कि जो एफिलिएंट है और जिससे नदी प्रदूषित होती है उसको रोका जाए। उसके लिए अब नदियों में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर के जो एक कार्रवाई करने की बात की जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि पिटीशन जिसने की है उसने तो ये बात मानी नहीं है कि जो है अतिक्रमण को हटाया जाए। अब जो हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, आयुक्त महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनको हटाएंगे। तो अब अगर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाती है तो बेचारे लोग जो बसे हुए हैं उनको आपने वहाँ पर पानी नगर निगम ने ही दे रखा है, सड़कें बना रखी हैं, वहाँ पर बिजली जा रखी है, वहाँ पर बिजली है, वो रह रहे हैं वहाँ पर। पहले उनको बसन देते हैं, वोट के टाइम में आप उनसे वोट लेते हैं और जिस वक्त उनकी बस्तियाँ बस जाती हैं, उनके बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं, तब उनको जो है हटाने की कार्रवाई की जाती है, उनके घरों को ध्वस्त किया जाता है। ये जो है अन्यायपूर्ण है और इस अन्याय का जैसे कानून के सहारे से तोड़ने का आदेश किए जाते हैं उसी तरह से इन बस्ती वाले लोगों को इस कानून की लड़ाई को कानून से ही लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए अगर वो चाहते हैं तो उनकी लड़ाई में हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन आपने कहा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो जनता पहले से ही गरीब है, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे वे अपनी, लेकिन उसमें जो खर्च होता है, क्योंकि न्याय का काम न्याय से चलता है, जब अगर कोर्ट में जाते हैं तो उसमें खर्च भी होता है वकील द्वारा।
अब उसमें खर्च कहाँ से बन पाएगा फिर? देखिए, सही बात यह है कि जनता पूरे समाज का हिस्सा है, जनता ही है ना, उसमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। जब गरीब जनता समाज में हर तरह का कंट्रीब्यूशन करती है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी जान से भी लेते हैं, माल से भी लेते हैं, तो अगर इनके ऊपर कोई विपदा आती है तो समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए, धर्म के जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खड़ा होना चाहिए। अब ये जो बागची जी, जो निरंजन बागची जी अपनी पिटीशन लेकर के गए हैं, वो रिस्पना नदी के लिए लेकर के गए हैं। रिस्पना नदी का जो सोर्स है, अगर हम देखते हैं कि देहरादून की जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर कि वहाँ पर जो राजपुर रोड से ऊपर जाकर के जो कैचमेंट एरिया है, उस एरिया से लेकर के और मोथरा वाले के नीचे तक जो दूधली को सड़क जा रही है, उसके अंदर तमाम नदी के ऊपर जो है वहाँ पर सारे का सारा अतिक्रमण हुआ हुआ है। पक्के मकान भी बने हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसेस जो है नदी के किनारे बने हुए हैं, सरकारी ऑफिसेस भी बने हुए हैं, वहाँ पे होटल्स भी बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पर जो है बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो क्या ये सब झुग्गी वालों के लिए ही सारा कानून है पूरे देश का, कि जहाँ पर भी होता है वो झुग्गी वालों को ही जो है वहाँ पर ध्वस्तीकरण उनके लिए किया जाता है? क्या वो जो ऑफिसेज हैं या जो और इंस्टीट्यूशंस हैं या जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर भी तो ये देखना चाहिए कि वो जो है उन्होंने जो है नदी की ज़मीन का अतिक्रमण किया हुआ है या नहीं है, सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया हुआ है, जो फॉरेस्ट की लैंड है उसका अतिक्रमण किया हुआ है या नहीं है, या उनका जो एफिलिएंट है, जो उनका डिस्चार्ज है, वो नदी के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये जो एक तरफा कार्रवाई होती है कि सिर्फ गरीब को किसी भी सूरत से हटा दिया जाए और उसको वो जो है उसके घरों को तोड़ दिया जाए, तो ये कार्रवाई उचित नहीं है, गैर कानूनी है, और इस गैर कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए समाज को ही खड़ा होना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। जनता का सरकार पे अपना अधिकार होता है, लेकिन अधिकार की अगर हम बात करें, जनता अपना अधिकार मांगती है, तो अधिकार जनता का क्या होता है? जो गरीब लोग अगर अपना अधिकार मांगे तो उसको भी जरा सा बताइए, क्या अधिकार होता है? देखिए, ये हमारे जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, 5 ईयर प्लानिंग के अंदर गरीबी उन्मूलन का एक प्रोग्राम चल रहा है, और आज तक हम ये देखते हैं कि इतना हर 5 साल का 5 ईयर प्लान होने के बावजूद भी आज भी हमारे मुल्क के अंदर 70 से 80% लोग गरीब हैं। गरीबी नहीं हटी है, गरीबी उसी तरह से जो कि तुम मौजूद है। महंगाई बढ़ती है, उससे गरीबी बढ़ती है, कारोबार ख़त्म होते हैं, उससे गरीबी बढ़ती है। जहाँ तक उनका सवाल है वो नेग्लेक्टेड हैं, उनके जो अधिकार हैं वो उस तक सीमित हो जाते हैं कि जब उनको इस्तेमाल करना होता है, सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल करना होता है, तब उनको जो है अच्छे अच्छे लुभावने आश्वासन दिए जाते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है, सरकार बन जाती है, लोग चुन लिए जाते हैं, तो उनको पलट कर के भी देखने वाला कोई नहीं होता है। मिलने के लिए अगर वो जाते हैं तो हमारे मंत्री जी के पास में, हमारे विधायक जी के पास में, हमारे नेताओं के पास में वक्त नहीं होता है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। अब ये बेचारे गरीब लोग जो हैं, देखिए, ये उन सभी को पता है कि अगर वो उन्होंने अगर कहीं पर अपना नदी के किनारे छोटा सा घर बनाया है तो उन्होंने वहाँ पे ज़मीन लेने का भी पैसे देते हैं वो लोग, और उसके बाद उसको बनाने के अंदर अपनी मेहनत करने के बाद, मेहनत कशी करके वो छोटा सा घर बनाते हैं। जब वो घर बन जाता है तो उसमें वो रहना सहना शुरू कर देते हैं। फिर सरकार उन जगहों के ऊपर अपनी सारी व्यवस्थाएं करती हैं, सड़कें बनाती हैं, बिजली पहुंच जाती है उस इलाके के अंदर, और वो बन जाती हैं, ड्रेन्स बन जाती हैं। तो ड्रेन्स का पानी जो है, आपने कहा है जनता पैसे भी देती है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन मान लो अगर कहती है कि अवैध निर्माण पर बनाए गए हैं, अवैध ज़मीन पर बनाए गए हैं, लेकिन पैसा भी अगर दिया है तो सरकार को दिया नहीं, वो तो जो और लोगों को पैसा दिया है तो उनके भी खिलाफ कोई कार्रवाई बैठती है? हाँ, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो धोखा देते हैं, सही मायने में गरीब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो उनके लुभावनी बातों में आकर के अपना पैसा
पैसा बर्बाद करते हैं और इस तरह की ज़मीनों के ऊपर चले जाते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, देहरादून के अंदर 80% इस वक्त जो सब कुछ बना हुआ है, यहाँ पर जो इस वक्त डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है, 80% जो है अनऑथराइज है। MDDA 1984 में बना था यहाँ पर देहरादून के अंदर, मगर क्या आज भी अगर ये दावा कर सकते हैं MDDA वाले कि हमने यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट किया है? अनऑथराइज डेवलपमेंट है सारे का सारा। शिक्षा की और स्वास्थ्य की और रहने की जो सुविधा होती है, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी है, मगर सरकार अपना काम नहीं करती है। सरकार को ये पता ही नहीं है कि हमने समाज के लिए, जनता के लिए क्या काम करना है। तो अभी की जो बात है, अभी जो तुमने बताया है कि बस्तियों की बात है, तो अब गरीब आदमी का आपका कहना है कि समाज उनके लिए आगे आए, तो आने वाला समय क्या इसमें टाइम जल्द रखा जाएगा या उसमें कुछ दूरियां बनाई जाएंगी या उसमें काफ़ी लेट हो सकता है इस चीज़ को लेके? नहीं, इसको इमीडिएट करने की ज़रूरत है। जो ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर रिव्यू पिटीशन भी पड़ सकती है। उसके लिए जो लोग इफ़ेक्टेड हैं वो इसका इंतज़ार ना करें कि उनको नोटिस आएगा या उनको जो है बाकायदा जो है उनकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पर अगर सुनी जाती है तो यहाँ भी उसका जवाब दें और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर के वहाँ पर अपनी पिटीशन, रिव्यू पिटीशन दाखिल करें कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। इफ़ेक्टेड तो हम लोग हैं, या हमारे ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी तो उन लोगों को जाकर के वहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है अपनी रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो अगर ज़रूरत होती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए फौरी तौर के ऊपर अपील करनी चाहिए अगर कोई ऑर्डर उनके खिलाफ होता है, और इस कार्रवाई को तुरंत रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को तो ऑर्डर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सरकार, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ ये जो है वो गए हैं नारायण बागची। उत्तराखंड सरकार के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, DM है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब कुछ जो वहाँ पर जवाब दिया वो प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी ने वहाँ पर जवाब दिया और उसने कहा कि हाँ भाई, नदी के अंदर इस तरह का कचरा, कूड़ा और ये सब वेस्ट जाता है, इसको रोका जाए। तो इस हालात के अंदर सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की कि ये जो ये गरीब लोग रहते हैं इनको, इनके आशियानों को बचाने के लिए हमें कोई कोशिश करनी चाहिए। सरकार के ऊपर उन्होंने 1-1 लाख रुपए का जो है कॉस्ट डाल रखी है, DM के ऊपर और जो है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर 1 लाख रुपए की कॉस्ट डाल रखी है। वो भी तो लोगों का पैसा है, जो उनकी लापरवाही की वजह से वो पैसा जो है वहाँ पर आपको ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जमा करना पड़ेगा। वो सरकार, वो जनता को इसका सवाल करना चाहिए कि आपने हमारी पैरवी क्यों नहीं की, और अगर वो पैरवी नहीं की है तो जनता को खुद खड़ा होकर के अपनी पैरवी करनी चाहिए। ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर पैरवी करनी चाहिए और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए और समाज के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उनकी आशानियाँ बच सकें। और अगर मान लीजिए वहाँ पर सरकारी तौर से उन जगहों से लोगों को हटाने की ज़रूरत है तो उसका तरीक़ा है। भाई मान लीजिए आपको वहाँ पर जो है 50 मीटर की जगह खाली करानी है, तो 60 मीटर जहाँ पर है, 60 मीटर में भी वहीं पे लोग रह रहे हैं, 70 मीटर में भी लोग रह रहे हैं, वो वहाँ तक हटाइए आप। और वहाँ पर जो है आप अगर 2 लेन हटाते हैं या 3 लेन हटाते हैं तो आप वहाँ पे 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाइए, 5 स्टोरी बिल्डिंग बना करके उनको सबको एकोमोडेट कर दीजिए। वहीं पर सरकार काम ही नहीं करना चाहती है, बस ज़रूरत ही नहीं उनको कहीं हटाने की। जितना हटाना है वहाँ हटाने के बाद पीछे की तरफ वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए और सारी फैमिलीज जो वहाँ से आपने विस्थापित किए हैं उनको वहीं पर जो है उनको जगह दे दीजिए। उसके अंदर सरकार चाहे तो उनको 50% सब्सिडी के ऊपर जो है वो मकान अलॉट कर सकती है, 50% उसकी कॉस्ट जो है सरकार बेयर कर ले, 50% उनसे ले ले, समस्या हल हो जाएगी। आपका जो है वहाँ से नदियों के किनारे से एनक्रोचमेंट भी हट जाएगा और वो लोग भी बेचारे विस्थापित होने से बच जाएंगे और अपना वहाँ पर उनका आशियाना बन जाएगा। सरकार काम ही नहीं करना चाहती, मजबूरी है सबसे बड़ी, और हमारे समाज के लोग जो है इस आवाज़ को उठाते नहीं हैं। आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे तब तक सरकार की समझ में नहीं आएगी बात। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई।